हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ये वर्कशीट 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। वो 2020 उन्होंने गलती से लिख दिया है आपसे 21 मीन्स 2021 समझ लेना। इस वर्कशीट का नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में ज्ञान और जिज्ञासा नाम के दो कैरेक्टर आपस में देखिए कन्वर्सेशन करते हैं। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से कि हमने माइक्रोस्कोप के अंडर अनियन पील्स की सेल देखी थी जो कैसी थी, स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप में थी। उसी के बेस पर ज्ञान कहता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स क्या सेल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का जवाब देती है जिज्ञासा और वो बोलती है ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट या फिर स्ट्रक्चर, कि सभी लिविंग बीइंग्स बहुत स्मॉल यूनिट और स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। अब ये सेल क्या है, देखिए आगे बोलते हैं कि सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो बहुत ही बेसिक फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे लाइफ की। बिकॉज ऑल द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग आर परफॉर्म्ड बाय द सेल, क्योंकि सभी फंक्शन और सभी स्ट्रक्चर हमारे शरीर के लिविंग बीइंग्स के वो परफॉर्म करती है सेल। इसी के बेस पर हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो दो टाइप की है। कैसे है दो टाइप की, देखिए सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल होती हैं वो कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल ही सभी फंक्शन परफॉर्म करती है, अकेले तरीके से ही परफॉर्म करती है। इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म हमारा सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, जिसमें आगे लिखा है देखिए मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये केवल सिंगल सेल के बने होते हैं। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ऐसे ही कुछ सेल्स ग्रुप बनाती हैं, मींस ग्रुप में एक साथ रहती हैं और इस तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वो क्रिएट कर देती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए डेफिनेशन में लिखा है मैनी सेल ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी, यानी काफ़ी सारी सेल्स ग्रुप करके डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं और इस तरीके से वह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना देती हैं। जैसे कि प्लांट है, यहाँ पर एनिमल है, फंजाई है, ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। देखिए सेल ऐसा कैसे करती है, पहले सेल्स होते हैं वो ग्रुप बना के टिश्यू क्रिएट करते हैं और यही सभी टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और यही ऑर्गन हमारे ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं जिससे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बातें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। ज्ञान ने पूछा क्या सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, तो जिज्ञासा ने कहा हाँ सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं और कुछ एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें मल्टी सेलुलर, और एक सेल से मिलकर बने हुए वालों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद ज्ञान फिर अगला क्वेश्चन करता है कि दीदी आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड, क्या सभी सेल्स सेम काइंड की होती हैं, एक ही तरह की होती हैं दिखने में। तो इसका जवाब है नहीं। जिज्ञासा कहती है कि सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर कि सेल स्ट्रक्चर में कैसी है, सेल्स हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों सेल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ये बहुत ही सिंपल सेल होते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है
उसके ऊपर मेम्ब्रेन जो होती है वो अब्सेंट होती है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको पता होगा कि इस तरीके से सपोज़ कीजिए एक सेल है, ये सेल के बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे करके एक कवरिंग जो होती है वो इसके अंदर अब्सेंट होती है। मींस न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो इसके अंदर अब्सेंट होती है, वो इसके अंदर नहीं होती। किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के। इसके एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके बाद दूसरे टाइप की सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। ये सिंपल होने के बजाय थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन को एक तरह से झिल्ली बोलते हैं, एक झिल्ली से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और साथ के साथ न्यूक्लियस होता है। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? तो देखिए, ये जो हमारी सेल्स हैं इसके अंदर छोटे 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 ऐसे पार्ट होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जो इन पार्ट्स को फंक्शन करने होते हैं वो फंक्शन इस सेल को लिविंग रखने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से इन्हें हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये एक तरह से सेल के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जिससे कि सेल हमारी लिविंग रह सके। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे और न्यूक्लियस भी होगा और दोनों के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होगी। इट मीन ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, यानी मेम्ब्रेन से घिरे हुए होंगे। और ये यूकैरियोटिक सेल भी दो टाइप की होती हैं, जिनमें एक है प्लांट की यूकैरियोटिक सेल और एनिमल की यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ख़ास बात ये होती है, ये मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, यानी ये एक सेल से ग्रुप बनाकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकती हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर नहीं बन पाती। मींस ये अपनी संख्या बढ़ाकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट नहीं कर पाती। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में इस टेबल में कुछ डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है ये। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के हैं और ये यूकैरियोटिक सेल के। सबसे पहले साइज़ को देख लेते हैं। इसका साइज़ स्मॉल होता है, इसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है इसके कंपेयर में। कितनी रेंज के बीच? ये 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल का साइज़ 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो देखिए, इसके कंपेयर में बड़ा है। दूसरा, इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस अब्सेंट और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट। देखिए, न्यूक्लियस तो दोनों में होता है लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं होता। वो मीन्स हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और क्योंकि यूकैरियोटिक वाली सेल के न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है तो यहाँ पर हमें हमारा न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई दे जाता है। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट। इसके अंदर न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए कुछ भी ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो कि मेम्ब्रेन से नहीं घिरे हुए। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन से इसलिए नहीं घिरे हुए क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस था उसके खुद के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी, तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में इनको न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट जो होते हैं इसके अंदर, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि सेल जो है हमारी उसके न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और ये न्यूक्लियस भी हमारा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो उस छोटे से हिस्से को, मीन्स न्यूक्लियस के भी अंदर एक छोटा न्यूक्लियस और होना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर केवल न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कि सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। अब्सेंट का मतलब यहाँ पर है
जो थोड़े बहुत होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उसमें अब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, मतलब संख्या में ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर यदि एक है तो इसके अंदर एक से ज़्यादा ही होंगे, और साथ के साथ मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मेम्ब्रेन से भी घिरे होंगे, जबकि इसके अंदर मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होंगे। इसके बाद क्रोमोसोम्स इसके अंदर सिंगल होते हैं, केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भरी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये केवल एक होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मोर देन वन होते हैं, मींस एक से ज़्यादा होते हैं। तभी तो ये नेचर में कॉम्प्लेक्स होती है और ये नेचर में सिंपल होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाए थे, यहाँ पर बैक्टीरिया और यहाँ पर प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये सब आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जर्नल नॉलेज के तौर पे इसको और याद रखेंगे। सबसे पहले जो सेल है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल की थी प्लांट के अंदर। उसके बाद जो फर्स्ट लिविंग सेल थी उसकी जो डिस्कवरी थी, देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी की थी, जबकि उसके ठीक 9 साल बाद 1674 में हमारी लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। ये लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी ल्यूवेहन ने। किसने? ल्यूवेहन। तो ल्यूवेहन ने इसकी डिस्कवरी की थी, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को बताने वाले 2 वैज्ञानिक थे, इनके नाम को आपको याद रखना है। पहले वैज्ञानिक थे एम स्लीडन, यहाँ पर देखिए स्लीडन लिखा हुआ है, एम स्लीडन। और दूसरे वैज्ञानिक थे टी स्वान, यहाँ पर स्वान लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ। इन दोनों ने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी दी थी। अब इस सेल थ्योरी में क्या बताया गया था? इन्होंने बताया था कि सभी लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी एक तो सेल से मिलकर बने हैं, और ये जो सेल्स जो एराइज होती हैं, मतलब ये नई सेल जो बनती हैं, ये हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। मीन्स जो पुराने सेल होते हैं वही नए सेल को जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से नए सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग मीन्स पहले से ही मौजूद सेलों से डेवलप होते हैं। तो ये सेल थ्योरी इन 2 वैज्ञानिक ने दी थी, आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा। तो इससे आपकी नॉलेज सेल के रिगार्डिंग अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि रॉबर्ट हुक ने बेशक सेल को डिस्कवर किया, बट सेल के अंदर जो आज हम पढ़ते हैं वो रॉबर्ट हुक के अलावा और अदर वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें सेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई। अच्छा, इसके पीछे कारण ये था, सेल बहुत छोटी होती है साइज़ में, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब ये माइक्रोस्कोप जो होता है ये 1665 रॉबर्ट हुक के टाइम पर इतने एडवांस नहीं थे कि हमें बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकें। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप एडवांस होते चले गए, हम सेल के अंदर और छोटी चीज़ों को जान पाए, और धीरे 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 टाइम आगे बढ़ता रहा, माइक्रोस्कोप एडवांस होते गए, और हम सेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि अभी मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में जिक्र किया। तो देखिए यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप को आपको बना के समझाया हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, आप इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये काम आते हैं। कभी कभी पार्ट्स के नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। इस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन कीजिए सेल को। तो देखिए सेल को डिफ़ाइन करने के लिए आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऐसे लिखते लिखते आप यहाँ तक सेल्स तक, मीन्स आप ऑल से लेके और सेल तक, यहाँ तक अपना आंसर लिख दीजिएगा। इसमें सेल के बारे में पूरी जानकारी कवर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो देखिए अभी जो आपको ऊपर टेबल बताई थी ये वाली, आप इसको पूरी लिख दीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, पहले नंबर पे सेल को किसने डिस्कवर किया? तो हम जानते हैं पहले नंबर पे यानी फर्स्ट नंबर पे सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। आप ये नाम लिख देना। अगर पूछें लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो आपको ये नाम लिखना होगा, ल्यूवेहन। ठीक है, कब किया था? 1674 में, पूछे तो, अदरवाइज़ आप नाम ही लिख दीजिएगा। अच्छा, आगे लिखते हैं कि व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने हैं और मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, तो दोनों की डेफिनेशन हम लिख देंगे और इनको आपको एग्ज़ाम्पल भी देना है, इनके लिए एग्ज़ाम्पल भी देने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको पूरी लिख देनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसके नीचे देखिए यहाँ पर सबके एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं और ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।